हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां मुंबई ब्लैक ड्रैगन सिटी के किंग से लिन फेंग के बारे में पूछ रहा था, जो देखकर किंग वहां पे मुंबई को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मुंबई ने अपने एल्डर की मदद से किंग के ऊपर अटैक करवाते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था और मुंबई का वो एल्डर वहाँ पे किंग को मार नहीं वाला था कि तभी हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन सिटी के एल्डर ने बीच में आते हुए मुंबई को लिन फेंग के बारे में सब कुछ बता दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूट प्लेटफॉर्म के ऊपर काफी सारे डिसेबल्स को उनकी सोर्स मिल चुके थे, पर सुंदर, किन्यू और मिस हुई तीनों ही वहाँ से होली प्लेटफॉर्म की तरफ निकल गए थे और देखते ही देखते उन तीनों लड़कियों ने वहाँ पे मिलकर उस होली प्लेटफॉर्म के ऊपर लगे हुए बैरियर के ऊपर अटैक करके उसके बीचों बीच वहाँ पे एक होल बना दिया था। और वो ये सब इतनी सारी से इसलिए कर पाए थे क्योंकि उन होली सोर्स ने सुंदर का ऑरा महसूस कर लिया था, जो कि लिन फेंग की बहन थी। इसलिए उन होली सोर्स ने जानबूझकर उस बैरियर की पावर को कम कर दिया था, जो देखकर वहाँ पे खड़े हुए सभी डिसेबल्स को एक बार फिर से झटका लगता है क्योंकि इन तीनों लड़कियों को तो होली प्लेटफॉर्म में जाने के लिए लिन फेंग की जितनी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। और जैसे वो तीनों लड़कियां होली प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंचती हैं तो उन बची हुई सभी होली सोर्स ने आगे बढ़ते हुए वहाँ पे सुंदर को घेर लिया था और वो तीनों ही होली सोर्स सुंदर को वहाँ पे खुद को चूज करने के लिए बोलने लगे थे। उन तीनों होली सोर्स को इस तरह से आपस में लड़ते हुए देखकर सुंदर ने वहाँ पे उन तीनों ही सोर्स को चूज कर लिया था, जबकि हम देखते हैं कि लिन फेंग के दोस्त होने की वजह से दो सोर्स ने वहाँ पे किन्यू और मिसुई को भी चूज कर लिया था, जिसकी वजह से वो तीनों लड़के वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गए थे और अपने मन ही मन में वो तीनों वहाँ पे लिन फेंग का शुक्रिया अदा भी करने लगे थे। उसके बाद वो तीनों लड़के वहाँ पे डिवाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उस डिवाइन बैरियर ने वहाँ पे तीनों को रिजेक्ट कर दिया था, जो देखकर वो तीनों ही वहाँ पे समझ गए थे कि अभी उनकी कल्टीवेशन उस लेवल की नहीं है कि वो डिवाइन प्लेटफॉर्म तक जा सके। और ये सोचकर वो तीनों वहाँ पे बाकी सभी डिसेबल्स के साथ मिलकर वहाँ से वापस आ गए थे। पर अभी वो सभी डिसेबल्स वहाँ से वापस आए थे कि तभी हम देखते हैं कि मुंबई ने हेमली सोर्ड सेट के ऊपर हमला कर दिया था और वो हमला करते हुए हेमली सोर्ड सेट के मास्टर्स को लिन फेंग को उसके हवाले करने के लिए बोल रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि हेमली सोर्ड सेट के सभी लोग जानते थे कि किनशाओ को मारने में लिन फेंग की कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए हेमली सोर्ड सेट भी वहाँ पे मुंबई का सामना करने के लिए तैयार हो गया था, जिसकी वजह से हमें हेमली सोर्ड सेट के हेड मास्टर और मुंबई के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जिसमें हेड मास्टर का साथ वहाँ पे बाकी के सूट मास्टर्स भी दे रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मुंबई वहाँ पे उन सभी के ऊपर भारी पड़ रहा था। ये देखकर सभी सूट मास्टर्स वहाँ पे मिलकर एक सूट फॉर्मेशन बनाने लगे थे, जिसकी मदद से हम देखते हैं कि उन सभी सूट मास्टर ने वहाँ पे एक बहुत बड़ी जेंट सूट को क्रिएट करते हुए मुंबई के ब्लैक ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन मुंबई के ब्लैक ड्रैगन ने वहाँ पे बहुत ही इजीली उस जेंट सूट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से सभी सूट मास्टर की हालत भी वहाँ पे थोड़ी खराब हो गई थी। ये देखकर हेमली सूट सेट के हेड मास्टर वहाँ पे समझ चुके थे कि वो इस मुंबई का सामना नहीं कर सकते, इसलिए वो वहाँ पे अपने जेट टोकन का यूज करते हुए अपने एसिस्टेंट एल्डर्स को वहाँ पे बुलाते हैं। इवन उन तीनों एसिस्टेंट एल्डर्स ने मिलकर वहाँ पे बहुत ही इजीली मुंबई के ब्लैक ड्रैगन को खत्म कर दिया था और वो तीनों एल्डर वहाँ पे बहुत ही शांति से मुंबई को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुंबई तो वहाँ पे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था और उसने वहाँ पे उन तीनों एल्डर्स का सामना करने के लिए एक एमिली एंशिएंट ड्रैगन पिल को भी खा लिया था, जिसे खाते ही मुंबई वहाँ पे एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। और इस पिल के बारे में कहा जाता था कि किसी भी पर्सन के पास को नेक्स्ट एलम तक बढ़ा देती थी और सेम यही मुंबई के साथ भी हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि उन तीनों एल्डर्स और मुंबई के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ चुकी थी और मुंबई जो कि एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, वो अकेले ही वहाँ पे उन तीनों एल्डर्स के ऊपर भारी पड़ रहा था। पर वो तीनों एल्डर्स भी कम नहीं थे, उन तीनों एल्डर्स ने वहाँ पे अपने पास को कंबाइन करते हुए मुंबई के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे काफी ज्यादा घायल कर दिया था। और अब धीरे धीरे उस ड्रैगन स्पिरिचुअल पिल का असर भी खत्म होने लगा था, जिसकी वजह से मुंबई दोबारा वहाँ पे अपनी रियल फॉर्म में आ गया था, जो देखकर मुंबई वहाँ पे उन तीनों एल्डर्स की तारीफ करते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा, तुम तीनों काफी ज्यादा ताकतवर हो। जबकि हम देखते हैं कि उन तीनों एल्डर्स की हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इवन अब वो इससे ज्यादा आगे और फाइट नहीं कर सकते थे। इसलिए वो मुंबई से कहते हैं कि हम इस मैटर को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें और अपने दो मास्क वाले एल्डर्स के समझाने पर मुंबई भी इसके लिए मान गया था। वहीं दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं, जो कि डिवाइन प्लेटफॉर्म की सभी चुनौतियों को पार करते हुए डिवाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुका था, जहां लिन फेंग को अपने सामने एक बहुत बड़ा एंशिएंट स्टोन दिखाई देता है। जैसे जैसे लिन फेंग वहाँ पे टच करता है तो वो बहुत ही तेजी से ग्लो करने लगा था और तभी देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन सूट अपीयर होती है, जिससे वहाँ पे इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल ऑरा निकल रहा था कि उसकी वजह से पूरा हेमली सूट सेट हिल गया था। इवन उस डिवाइन सूट से निकल रहे पावरफुल ऑरा को मुंबई और उसके साथी भी वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और इसी से हम उस डिवाइन सूट की पावर का अंदाजा लगा सकते थे कि वो कितनी ज्यादा ताकतवर होने वाली थी। और अभी वो सभी लोग वहाँ पे पहले वाली डिवाइन सूट के ऑरा से संभल ही पाए थे कि तभी वहाँ पे एक और डिवाइन आई सूट अपीयर होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे पूरा हेमली सूट सेट बर्फ में जमने लगा था, जो देखकर तो वहाँ पे किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। और मुंबई को तो अब ऐसा लगने लगा था कि शायद ये हेमली सूट सेट की कोई चाल है। वहीं दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पे अपने सामने दो डिवाइन सूट्स को देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। जबकि तभी हम देखते हैं कि उस बड़े से एंशिएंट स्टोन के पीछे से एक चोटियांग नाम का पर्सन बाहर निकल कर आता है, जो कि हेमली सूट सेट का गार्डियन एंसेस्टर था। वो भी वहाँ पे एक साथ दो डिवाइन सूट्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था और वो गुस्से से वहाँ पे उन सूट्स की तरफ देखते हुए कहता है, मैं पिछले 200 साल से तुम्हें समन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम दोनों एक बार भी मेरे सामने नहीं आई और इस बच्चे को देखते तुम दोनों उसी समय बाहर आ गए। ये तो सरासर मेरे साथ धोखा है। चोटियांग की ये बात सुनकर उन दोनों डिवाइन सूट्स के स्पिरिट वहाँ पे बाहर आते हुए चोटियांग से कहती है, तुम्हारा टैलेंट इस बच्चे के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा लो था, इसलिए हम कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आए। उन दोनों सूट स्पिरिट्स की ये बात सुनकर चोटियांग को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जैसा टैलेंट वो दोनों स्पिरिट्स बता रहे थे उसके मुताबिक तो लिन फेंग आगे चलकर एक गोड सूट बनने वाला था और इसलिए उन दोनों डिवाइन सूट्स की स्पिरिट भी वहाँ पे
लिनफेंग को अपना मास्टर चुनने के लिए आपस में लड़ने भी लगे थे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भले ये दोनों डिवाइन सोर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन ये दोनों लिनफेंग के एंशिएंट गॉड टॉम के सामने कुछ भी नहीं थे। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा ले कि लिनफेंग ने अभी तक एंशिएंट गॉड टॉम की 1% पावर को भी एक्सप्लोर नहीं किया था, और जब वो पूरी तरह से उस एंशिएंट गॉड टॉम के ऊपर मास्टरी हासिल कर लेगा तब लिनफेंग कितना ज्यादा ताकतवर होने वाला है ये तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये सारी बातें लिनफेंग को बायोंग ने पहले ही बता दी थी, इसलिए हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे उन दोनों ही डिवाइन सोर्स को चूज करने का फैसला करता है। और देखते ही देखते लिनफेंग ने वहाँ पे उन दोनों डिवाइन सोर्स को अपनी सोर्ड मास्टर सोल के साथ मर्ज कर लिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें हेवनली सोर्ड सेट के मेन हल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो तीनों ही एंसेस्टर एल्डर्स मोबाई को समझाने की कोशिश कर रहे थे। इवन उन तीनों एंसेस्टर एल्डर्स ने वहाँ पे मोबाई को उसके पोते की मौत के बदले में कुछ ट्रायल्स भी ऊपर कर दिए थे, लेकिन मोबाई ठहरा एक लालची इंसान है, वो इतनी आसानी से कैसे मानने वाला था। इसलिए हम देखते हैं कि वो उन तीनों एल्डर्स से डिमांड करते हुए कहता है कि अगर तुम ये मैटर खत्म करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मुझे अपनी हेवनली सोर्ड सेट की डिवाइन सोर्स को देना होगा। लेकिन डिवाइन सोर्ड कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे हेवनली सोर्ड सेट ऐसे ही किसी को दे दे, क्योंकि डिवाइन सोर्स तो खुद अपना मास्टर चूज किया करते थे। और जब ये बात मोबाई को पता चलती है तो हम देखते हैं कि वो भी दोबारा वहाँ पे गुस्से से उन एल्डर्स को लिनफेंग को उनके हवाले करने के लिए बोलने लगा था, क्योंकि मोबाई और उसके ग्रैंडसन को ऐसा लग रहा था कि अकेले लिनफेंग के पास इतने ट्रायल्स हैं कि अगर वो सभी ट्रायल्स उनके हाथ में लग गए तो फिर पूरे गाउशियन कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी उनका सामना नहीं कर पाएगा। और मोबाई को वहाँ पे इस तरह से गुस्से में देखकर हेवनली सोर्ड सेट के एल्डर ने भी वहाँ पे अपनी हार मान ली थी और वो लिनफेंग को वहाँ पे उनके हवाले करने के लिए मान गए थे। जबकि हम देखते हैं कि हेवनली सोर्ड सेट के मास्टर्स ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, और हेवनली सोर्ड सेट के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे अपने मास्टर के ही साथ दे रहे थे। लेकिन वो एंसेस्टर एल्डर्स वहाँ पे सिर्फ एक डिसेबल के लिए हजारों डिसेबल्स की जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। ये देखकर मोबाई के ग्रैंडसन वो जब आगे आते हुए हेवनली सोर्ड सेट के डिसेबल से कहता है, अगर तुम लोग अपने लिनफेंग की जान बचाना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को चैलेंज करता हूँ, अगर तुम में से किसी ने भी मुझे यहाँ पे हरा दिया तो हम लिनफेंग को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। और इसके लिए मैं तुम्हें 3 मौके दूंगा, जिसमें अगर तुम्हारे हेवनली सेक्ट मुझे एक बार भी हरा लिया तो मैं अपनी हार मान लूंगा। जिसके लिए हम देखते हैं कि हेवनली सोर्ड सेट भी मान गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें हेवनली सोर्ड सेट के बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि सबसे पहले मुजाओ के साथ फाइट करने के लिए लुयू नाम का एक डिसेबल आगे आता है। और बैटल अरीना के अंदर आते ही लुयू ने वहाँ पे मुजाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। हम देखते हैं कि लुयू वहाँ पे मुजाओ को हराने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था, लेकिन मुजाओ ने उसे वहाँ पे ऐसे हरा दिया था कि जैसे ही उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इस तरह पहला राउंड मुजाओ जीत गया था, और लुयू के आने के बाद अब कोई भी मुजाओ का सामना करने के लिए आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि लुयू हेवनली सोर्ड सेट का सबसे पावरफुल डिसेबल था। इसलिए उसके हाथ ही वहाँ पे सभी कीमत जवाब दे गई थी। और इस तरह से वहाँ पे किसी को भी आगे ना बढ़ते हुए देखकर मित्सुई बैटल अरीना के अंदर आ गई थी, जबकि उन दोनों के पावर लेवल के बीच में बहुत बड़ा गैप था। और ये बात वहाँ पे हेवनली सोर्ड सेट के सभी लोगों को परेशान कर रही थी। खैर उसके बाद जैसे ही वहाँ पे उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि मित्सुई वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए मुजाओ के साथ फाइट कर रही थी। और ये बात मुजाओ को भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान कर रही थी, क्योंकि मित्सुई उससे 3 लेवल नीचे थी, लेकिन फिर भी वो उसे कड़ी टक्कर दे रही थी। और देखते ही देखते मित्सुई ने वहाँ पे अपनी होली सोर्ड का यूज करते हुए उसे मुजाओ के शोल्डर के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे थोड़ा घायल भी कर दिया था, जिसकी वजह से मुजाओ को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। और उसने वहाँ पे अपनी ड्रैगन स्पिरिचुअल बॉडी को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसके बाद वो बहुत ही तेजी से मित्सुई के ऊपर हमले करने लगा था। लेकिन मित्सुई भी वहाँ पे सभी को हैरान करते हुए उसके हर एक हमले को रोकते हुए उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर दे रहे थे। असल में मित्सुई का वहाँ पे हराने का कोई प्लान ही नहीं था, वो तो बस उसे वहाँ पे बुरी तरह से घायल करना चाहते थे ताकि टाउन में कोई आकर उसे आसानी से हरा सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मुजाओ वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपने ड्रैगन वेसल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और मित्सुई भी वहाँ पे उस ब्लास्ट की वजह से काफी पीछे जा गए थे, लेकिन गिरने से पहले उसे वहाँ पे किन्यो और सुनर ने संभाल लिया था। और इस तरह मित्सुई भी ये राउंड हार गए थे। और तीसरे राउंड के लिए सुनर वहाँ पे सभी को हैरान करते हुए आगे आती है, और सुनर को वहाँ पे आगे आते हुए देखकर मुजाओ की तो वहाँ पे हंसी ही निकल गए थे, क्योंकि मुजाओ सुनर को एक छोटी बच्ची समझ रहा था। जो देखकर सुनर उससे कहते हैं, क्यों क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तुम एक छोटी बच्ची से हार ना जाओ। और ये कहते हुए सुनर ने वहाँ पे अपने असुरा मार्शल सोल को भी बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। इवन उन तीनों एल्डर्स को भी अब सुनर वहाँ पे एक जीनियस लगने लगे थे, क्योंकि एक असुरा मार्शल सोल होने के साथ साथ सुनर के पास 3 होली लेवल के सोर्ड्स भी मौजूद थे। और ये बात वहाँ पे सभी को और भी ज्यादा हैरान कर रहे थे, क्योंकि हेवनली सोर्ड सेट की हिस्ट्री में पिछले 100 सालों से आज तक कोई भी उस होली सोर्ड को हासिल भी नहीं कर पाया था, लेकिन सुनर ने तो एक साथ 3 होली सोर्ड्स को हासिल कर लिया था। और ये बात अब मुजाओ और उसके ग्रैंडफादर को भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। और मुजाओ वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले ही सुनर ने अचानक वहाँ पे अपनी होली सोर्ड्स की मदद से मुजाओ के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे मुजाओ भी वहाँ पे खुद को बहुत ही मुश्किल से बचा रहा था। इवन सुनर अब इस फाइट में मुजाओ के ऊपर भारी पड़ने लगे थे, लेकिन मुजाओ भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहा था। वो भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए सुनर के साथ फाइट कर रहा था, जिस वजह से हमें उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ रही थी, मुजाओ अब धीरे धीरे सुनर के हाथों से घायल होने लगा था। इवन अब वो सुनर के हमलों से अपनी जान बचाते हुए वहाँ पे इधर उधर भागने लगा था। और सुनर की ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर वो अटैक मुजाओ को वहाँ पेट कर जाता तो मुजाओ का खेल वहीं पे खत्म हो जाना था। इसलिए हम देखते हैं कि मुजाओ की जान बचाने के लिए मुबाई ने बीच में आते हुए वहाँ पे अपने सिर्फ एक हाथ से सुनर के अटैक को रोक दिया था। और मुबाई ने अचानक कि वहाँ पे सुनर को एक नीमल लेडी कहते हुए उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, इसकी वजह से बेचारी सुनर भी वहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो गई थी। लेकिन उसका मन फिर भी नहीं भरता और वो वहाँ पे लगातार सुनर के ऊपर हमले करने लगा था, जिसकी वजह से वहाँ पे धीरे धीरे सुनर की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी
लगी थी, पर तभी हम देखते हैं कि सुंदर की जान बचाने के लिए मास्टर बाईचैक और हेडमास्टर दोनों उसके सामने आके खड़े हो गए थे और उन दोनों ने मिलकर वहाँ पे मुंबई के अटैक को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। और तभी उन तीनों असिस्टेंट एल्डर्स में से एक एल्डर वहाँ पे मुंबई से कहता है, हमारा हेमली सोर्ड सेक्ट तुम्हारे पोते द्वारा लगाई हुई शर्त जीत गया है, तो इसलिए अब चुपचाप अपने ग्रैंडसन को लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन हम देखते हैं कि मुंबई इस मैटर को छोड़कर अब सुंदर को वहाँ पे एक डीमन प्रूव करने में लगा हुआ था। लेकिन हेमली सोर्ड सेक्ट के मास्टर्स अच्छी तरह से जानते थे कि सुंदर कोई डीमन नहीं है, इसलिए वो लोग वहाँ पे मुंबई की बातों में न आते हुए सुंदर को ही डिफेंड कर रहे थे, जो देखकर मुंबई ने अचानक ही वहाँ पे उन सभी के ऊपर एक जानलेवा हमला कर दिया था। लेकिन हेडमास्टर ने वहाँ पे ग्रीन जेट सील को बाहर निकालते हुए मुंबई के उस अटैक को वहाँ पे बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये देखकर हेमली सूट सेट के लोग अभी वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि मुंबई ने भी वहाँ पे अपनी जेट सील को बाहर निकालकर उन सभी के ऊपर हमला करते हुए उन सभी को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। और इस बीच मौके का फायदा उठाकर मुंबई ने दोबारा वहाँ पे सुंदर के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था। लेकिन वो अटैक वहाँ पे सुंदर को लग पाता उससे पहले वहाँ पे बहुत ही तेज गोल्डन एनर्जी रिलीज होती है और देखते ही देखते लिन फेंग वहाँ पे उस गोल्डन एनर्जी से बाहर निकलते हुए सुंदर के सामने आके खड़ा हो गया था, जिसने वहाँ पे सिर्फ अपनी सूट के प्रेशर से ही मुंबई की उस अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और लिन फेंग को वहाँ देखकर हेमली सेट के सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि लिन फेंग अब उनके हेमली सूट सेट की आखिरी उम्मीद था। और तभी मास्टर बाईचैंग और हेडमास्टर ने आगे बढ़ते हुए लिन फेंग को मुंबई के बारे में सब कुछ बता दिया था। वहीं लिन फेंग को अपने सामने देखकर मुंबई ने अचानक वहाँ पे एक बार फिर से अपनी जेट सील का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर एक जानलेवा हमला कर दिया था, जिसे लिन फेंग के साथ साथ वो दोनों मास्टर भी वहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो तीनों खिसकते हुए वहाँ से पीछे चले गए थे। और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जेट सील कितनी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन ये सब देखकर अब लिन फेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और देखते ही देखते लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी सोर्ड मास्टर सोल को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से हेमली सोर्ड सेट के अंदर मौजूद सभी सोर्ड्स एक बार फिर से उड़ते हुए लिन फेंग की मास्टर सोल के चारों तरफ आकर घूमने लगे थे। ये देखकर तो मुंबई के उच्च भी वहाँ पे उड़ चुके थे। इवन उन तीनों असिस्टेंट एल्डर्स को भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसे पावरफुल पर्सन को अपनी आंखों से देख रहे हैं। वहीं मुंबई ने डरते हुए अचानक ही वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर एक खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन लिन फेंग ने मुंबई के उस अटैक को वहाँ पे ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया था कि जैसे वो अटैक लिन फेंग के सामने कोई भी मायने नहीं रखता, जो देखकर मुंबई वहाँ पे एक के बाद एक लगातार काफी सारे हमले लिन फेंग के ऊपर करने की कोशिश करता है। लेकिन लिन फेंग वहाँ पे उसके हर एक हमले को बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। इवन लिन फेंग ने वहाँ पे अभी तक अपनी पावर का यूज भी नहीं किया था और उससे पहले ही मुंबई की हालत वहाँ पे खराब हो चुकी थी। और ये देखकर हेमली सोर्ड सेट के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि मुंबई ने वहाँ पे खुद को अपनी उस जेट सील के साथ मर्ज करते हुए एक ड्रैगन का रूप ले लिया था। लेकिन इस टेक्निक को यूज करने के लिए मुंबई को अपनी लाइफ पावर का यूज करना पड़ा था, जिसका मतलब था कि ये टेक्निक मुंबई को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली थी। वहीं मुंबई को वहाँ पे एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखकर लिन फेंग ने भी वहाँ पे अपनी मार्शल सोल बॉडी को बाहर निकाल लिया था। और लिन फेंग की मार्शल सोल बॉडी के सिर्फ एक अटैक से ही मुंबई वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। इवन वो वहाँ पे घायल होते हुए दोबारा अपनी असल फॉर्म में भी आ गया था। और लिन फेंग की ऐसी कमाल की पावर को देखकर वो तीनों एल्डर्स वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगे थे, ये लड़का तो हमें स्पिरिचुअल रियलम के कल्टीवेटर से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। वहीं लिन फेंग अब मुंबई को वहाँ पे और कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए लिन फेंग ने वहाँ पे मुंबई के ऊपर एक जानलेवा हमला कर दिया था, जो देखकर मुंबई भी वहाँ पे अपने उसी जेट सील का यूज करते हुए अपने सिस्टर को वहाँ पे बुलाता है, जिसने लिन फेंग के अटैक को वहाँ पे बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये सिर्फ उस सिस्टर की एक स्पिरिचुअल बॉडी थी, लेकिन स्पिरिचुअल बॉडी होने के बावजूद भी उसकी पावर टोंगटियान रियलम के कल्टीवेटर से भी ज्यादा पावरफुल थी। वहीं मुंबई बहुत ही चालाकी से अपने सिस्टर को लिन फेंग को मारने की रिक्वेस्ट करने लगा था। और जब मुंबई अपने सिस्टर को ये बताता है कि ये लड़का लिन चाओटियान का बेटा है और इसका पिता इसके लिए बहुत सारे ट्रेस छोड़ के गया है, और अगर वो सभी ट्रेस हमारे हाथ में लग जाते हैं तो आप बहुत ही इजीली हमारी कोड रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। अब मुंबई की ये बात सुनकर वह सिस्टर भी वहाँ पे लालच में आ गया था और देखते ही देखते उसने आगे बढ़ते हुए लिन फेंग के ऊपर एक जानलेवा हमला कर दिया था। पर हम देखते हैं कि अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को देखकर लिन फेंग ने भी अब वहाँ पे अपनी डिवाइन सूट को बाहर निकाल लिया था, जिसकी मदद से लिन फेंग ने वहाँ पे बहुत ही इजीली उसे सिस्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहाँ पे इंजर्ड कर दिया था। और अब लिन फेंग के पास एक डिवाइन सूट को देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को 440 वोट का झटका लगता है। आज उन सभी को इतने ज्यादा झटके लग रहे थे जितना उन्हें अपनी पूरी लाइफ में नहीं लगे होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं, जिसने वहाँ पे अपनी आइस डिवाइन सूट को भी बाहर निकाल लिया था। और अपनी आइस डिवाइन सूट की मदद से लिन फेंग ने वहाँ पे उसे सिस्टर को बर्फ में जमाते हुए वहीं पे बीचों बीच काट दिया था। और इस तरह उस सिस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो देखकर मुंबई ने वहाँ पे अपनी और अपने लोगों की जान बचाने के लिए सुंदर को वहाँ पे उसने होस्टेज बना लिया था। लेकिन इसी बीच वहाँ पे हेमली सूट सेट के एंसेस्टर की एंट्री होती है, जिसने मुंबई के ऊपर अटैक करते हुए उसका हाथ वहाँ पे पूरी तरह से घायल कर दिया था। वहीं हेमली सूट सेट के एंसेस्टर को देखकर मू फैमिली के लोगों की तो हालत ही खराब हो गई थी, क्योंकि वो एंसेस्टर भी टोंगटियान रियलम में थे। और ये एंसेस्टर चूटियन तो आपको याद ही होंगे, जो कि लिन फेंग को डिवाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मिले थे। वहीं हेमली सेट के सभी लोग भी वहाँ पे अपने एंसेस्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अब उनका पड़ा मू फैमिली के ऊपर भारी पड़ रहा था। और देखते ही देखते मास्टर चूटियांग ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए मू फैमिली के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। और अपने हेमली सूट सेट के गार्ड से कहकर उन सभी को वहाँ पे अरेस्ट भी करवा दिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, मू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वह सिस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। इवन उसने अपने लोगों को लिन फैमिली के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए भी भेज दिया था। वो किसी भी हालत में लिन फेंग से उसकी डिवाइन सूट्स को छीनना चाहता था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हेमली सूट सेट के मेन हल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर टियांग उन तीनों एंसेस्टर एल्डर्स के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने लिन फेंग को मू फैमिली के हवाले करने के बारे में जो सोचा था। मास्टर टियांग को गुस्से में देखकर
वो तीनों एल्डर्स वहाँ पे मास्टर टियान से माफी मांगने लगे थे, लेकिन मास्टर टियान लिन फेंग को अपने दिल से जीनियस मानते थे और उन्होंने डिवाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर लिन फेंग की ट्रू पावर को भी देखा था। इसलिए उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि उनके अपने ही एल्डर्स ने लिन फेंग जैसे जीनियस डिसेबल को वो फैमिली के हवाले करने के बारे में सोचा। इसलिए मास्टर टियान ने वहाँ पे उन तीनों एल्डर्स को सजा देते हुए 3 साल कैद की सजा सुना दी थी और उसी के साथ मास्टर टियान ने वहाँ पे ये भी अनाउंसमेंट कर दी थी कि आपसे सभी डिसेबल्स को मैं खुद ट्रेन करूंगा और हाँ, तुम में से कोई भी लिन फेंग के डिवाइन सूट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि इससे हमारे ही सेट के ऊपर खतरा आ सकता है। और इस सब के लिए लिन फेंग भी वहाँ पे मास्टर टियान का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद सीन चेंज होकर हम लिन फेंग को अपने डिवाइन सूट्स को मास्टर करते हुए देखते हैं और इसी तरह कल्टीवेट करते करते लिन फेंग को वहाँ पे काफी ज्यादा दिन गुजर चुके थे। और एक दिन मास्टर बाईचेंग लिन फेंग को टियानन बैटलफील्ड में जाकर प्रैक्टिस करने की सजेशन देते हैं, जिसके लिए लिन फेंग भी मास्टर बाईचेंग के समझाने पर मान गया था। उसके बाद हमें 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेमली सूट सेट के कुछ डिसेबल्स टियानन गेट की तरफ ही जा रहे थे, क्योंकि आज टियानन बैटलफील्ड का गेट ओपन होने वाला था। टियानन बैटलफील्ड एक एंशिएंट प्लेस था जहाँ पे कभी गॉड्स और डीमंस के बीच में फाइट हुई थी, इसलिए उस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर और पावरफुल थी। इवन वहाँ पे काफी सारे खास और पावरफुल टैंक्स भी मौजूद थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें टियानन बैटलफील्ड में जाने वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑलरेडी बाकी 6 क्लेंस भी आए हुए थे जो कि हेमली सोर्ड सेट की तरह टियानन गेट के अंदर जाने वाले थे। लेकिन जब बाकी सभी सेट मास्टर्स की नजर वहाँ पे हेमली सोर्ड सेट के साथ आए मास्टर ट्रू टियांग के ऊपर पड़ती है, तो वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि सभी को लगता था कि मास्टर टियांग आज से 200 साल पहले बहुत ही अजीब तरीके से मारे गए थे, लेकिन असल में तो वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए डिवाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर चले गए थे। और जब उन सभी सेट मास्टर को एहसास होता है कि उनके सामने हेमली सोर्ड सेट के एंसेस्टर खड़े हैं, तो वो सभी के सभी सेट मास्टर वहाँ पे मास्टर टियांग के सामने झुकते हुए उन्हें ग्रीट करने लगे थे। लेकिन उसी के साथ साथ वो सभी सेट मास्टर वहाँ पे मास्टर टियांग से ये भी पूछने लगे थे कि आपके यहाँ पे आने के पीछे क्या वजह है, क्योंकि ये ट्रेनिंग तो सिर्फ डिसेबल्स के लिए थी। जिसपे मास्टर टियांग भी वहाँ पे उन सभी को सीधा सीधा जवाब देते हुए बताते हैं कि मैं यहाँ पे अपने हेमली सोर्ड सेट के डिसेबल लिन फेंग की रक्षा करने के लिए आया हूँ। अब मास्टर टियांग की ये बात सुनते ही लिन फेंग वहाँ पे एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गया था और सभी लोग वहाँ पे लिन फेंग के बारे में ही बातें करने लगे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस जून का सेट भी आ गया था और जैसे मिस जून की नजर वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर पड़ती है तो उन्हें लिन फेंग के साथ बिताए हुए अपने पुराने पल याद आने लगे थे। वहीं लिन फेंग भी वहाँ पे मिस जून को देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। लेकिन इसी बीच लिन फेंग की नजर वहाँ पे टियान हाउ के ऊपर भी पड़ गई थी, जो कि लिन फेंग को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। असल में टियान हाउ ने सीक्रेट रियलम में डिमोनिक लेडी के साथ हाथ मिला लिया था और अब वो एक डीमन सपोर्टर है और अब क्योंकि सातों सेट वहाँ पे आ गए थे, तो तभी एक क्लैन का मास्टर वहाँ पे आगे आकर अनाउंस करते हुए कहता है कि ये बस एक कंपटीशन होने वाला है, इसलिए से कोई भी डिसेबल सीरियस नहीं लेगा और ना ही अपने किसी साथी डिसेबल के ऊपर हमला करते हुए उसे घायल करने की कोशिश करेगा। आप लोगों का सिर्फ एक ही मिशन है, टियानन बैटलफील्ड के एंशिएंट हेमली सेट में जाना। वहाँ पे आपको एक हेमली लोटस फ्लावर मिलेगा और जो भी डिसेबल उस लोटस फ्लावर को सबसे पहले लेकर वापस आएगा वही इस कंपटीशन का विजेता होगा। उसके बाद सभी सेट मास्टर्स ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए टियानन बैटलफील्ड में जाने वाले गेट को ओपन कर दिया था, जो देखकर सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से उस गेट से होते हुए टियानन बैटलफील्ड के अंदर चले गए थे। और जैसे वो लोग टियानन बैटलफील्ड के अंदर आते हैं तो शाओ यू जल्दी से भागते हुए लिन फेंग के पास आ गई थी और वो लिन फेंग से कहने लगी थी कि वो उन लोगों के साथ यहाँ पे आगे बढ़ेगी। ये देखकर टियान सेट के लोगों को वहाँ पे लिन फेंग से जलन होने लगी थी और वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे लिन फेंग का मजाक उड़ाने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि लिंग जेन वहाँ पे आगे आते हुए लिन फेंग को डिफेंड करते हुए टियान सेट की ही बेइज्जती करने लगा था और उसी तरह वहाँ पे ये बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई थी कि लिंग जेन और टियान सेट का वो कल्टीवेटर वहाँ पे आपस में फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे। इवन टियान सेट की उस कल्टीवेटर ने तो वहाँ पे अपनी मार्शल सोल को भी बाहर निकाल लिया था, जो देखकर वहाँ पे बाकी सभी सेट के डिसेबल्स तो काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन लोगों को तो फ्री में एक शो देखने को मिलने वाला था। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि लिंग जेन ने अचानक वहाँ पे अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए आपने सिर्फ एक ही अटैक से टियान सेट के उस डिसेबल के अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और सिर्फ उसके अटैक को ही डिस्ट्रॉय नहीं किया था बल्कि उसे भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था, जो देखकर तो वहाँ पे सभी के होश ही उड़ गए थे, क्योंकि ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। इवन उस पर्सन को तो अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा था कि लिंग जेन ने उसे अपने सिर्फ एक ही अटैक में हरा दिया है, जो देखकर लिंग जेन वहाँ पे उस डिसेबल का मजाक उड़ाते हुए कहता है जब तुम यहाँ पे मेरे ही मुकाबला नहीं कर पाए तो तुम ब्रदर लिन फेंग का सामना कैसे करने वाले थे, जो कि मुझसे भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर ब्रदर लिन फेंग चाहे तो वो अपनी एक चुटकी में ही तुम्हारे पूरे टियान सेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब ये सुनना था कि वहाँ पे सभी के सभी डिसेबल्स के मुंह खुले के खुले रह गए थे, क्योंकि वो लोग लिंग जेन की पावर को अच्छी तरह से जानते थे और अगर लिंग जेन किसी की तारीफ कर रहा है तो जरूर वो पर्सन भी बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन फिर भी उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि लिन फेंग को अभी हेमली सोर्ड सेट में आए हुए सिर्फ कुछ अर्सा ही हुआ था और भला कोई पर्सन इतने कम अर्से में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि टियान सेट के एक और डिसेबल ने आगे बढ़ते हुए वहाँ पे लिन फेंग को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज कर दिया था। लेकिन लिन फेंग को वहाँ पे अपने डिवाइन सेंसेस से एहसास होता है कि काफी सारे डिमोनिक बीस्ट वहाँ पे उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं और ये एहसास होते ही लिन फेंग वहाँ पे अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए अपने सभी साथियों को भी वहाँ पे होशियार रहने के लिए कहता है और उन्हें बताता है कि डिमोनिक बीस्ट का ग्रुप बहुत ही तेजी से हमारी तरफ ही आ रहा है। लिन फेंग की ये बात सुनकर वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे एक बार फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे थे और उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये सब लिन फेंग उस फाइट से बचने के लिए कर रहा है, पर अभी वो सभी वहाँ पे लिन फेंग का मजाक उड़ा ही रहे थे कि तभी वहाँ पे उन सभी की नजर भी अपनी तरफ आते हुए बीस्ट के ग्रुप के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर उन सभी की हवा वहाँ पे टाइट हो गई थी। और सबसे पहले टियान सेट वहाँ से भागा था, जो कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। खैर उनके पीछे पीछे बाकी
सभी सेक्ट भी अपने अपने फ्लाइंग बोट्स को बाहर निकालते हुए वहाँ से भागने लगे थे। लेकिन अभी वो लोग ऊपर हवा में उठ ही थे कि तभी वहाँ पे कुछ फ्लाइंग टाइगर बीस्ट ने आते हुए उनकी फ्लाइंग बोट के ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया था, जिनका सामना करने में उन सभी को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। जबकि वहीं नीचे लिन फेंग ने भी अपनी सूट को बाहर निकालते हुए उन डेमोनिक बीस्ट के ग्रुप के ऊपर अटैक करते हुए अपने सिर्फ एक ही अटैक में वहाँ पे काफी सारे डेमोनिक बीस्ट को मार गिराया था। अब लिन फेंग के पीछे पीछे उसके बाकी सभी साथी डिसेबल्स ने भी वहाँ पे एक्शन में आते हुए उन सभी डेमोनिक बीस्ट को वहाँ पे खत्म करना शुरू कर दिया था। जहाँ एक तरफ फैमिली सूट सेट के सभी डिसेबल्स पूरे मजे लेते हुए उन डेमोनिक बीस्ट को खत्म कर रहे थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ टियान सेट को उन फ्लाइंग टाइगर बीस्ट के साथ निपटने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। और टियान सेट की तरह ही मिस जुन के सेट को भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। लेकिन अब लिन फेंग भी वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए पहुंच चुका था, जो कि वहाँ पे उन फ्लाइंग टाइगर बीस्ट को ऐसे मार रहा था कि जैसे वो कोई गेम खेल रहा हो। इवन लिन फेंग ने वहाँ पे टियान सेट को भी बचा लिया था, जिसकी वजह से टियान सेट के लोगों के दिल में भी अब धीरे धीरे लिन फेंग के लिए इज्जत बढ़ने लगी थी। और देखते ही देखते लिन फेंग ने वहाँ पे मौजूद सभी फ्लाइंग टाइगर बीस्ट का खात्मा कर दिया था। और जो बाकी बचे थे वो वैसे लिन फेंग के पास को देखकर वहाँ से भाग गए थे। और अब वहाँ पे सभी लोगों को समझ आ रहा था कि क्यों फैमिली सेट के सभी लोग लिन फेंग को इतना ज्यादा ताकतवर बता रहे थे। इसलिए बाकी सभी सेट के डिसेबल्स वहाँ पे लिन फेंग के पास आकर उसे माफी मांगने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने उन सभी को वहाँ पे बीच में ही रोकते हुए ऐसा करने के लिए मना कर दिया था। इवन टियान सेट का वो डिसेबल तो आगे बढ़ते हुए लिन फेंग के सामने झुक ही गया था, क्योंकि आज अगर लिन फेंग ने उनकी जान ना बचाई होती तो अब तक उनकी पूरी टियान सेट का ही खेल खत्म हो चुका होता। पर लिन फेंग ने उन्हें भी ऐसा करने के लिए मना कर दिया था, जो देखकर अब सभी सातों के सातों सेट के डिसेबल्स वहाँ पे लिन फेंग की तारीफें करने लगे थे। खैर उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे मिलकर आगे बढ़ने लगे थे। और इसी तरह वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हुए एक जेट ब्रिज के पास आ गए थे, जो कि लिन फेंग को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे एक डिसेबल लिन फेंग के मना करने के बावजूद भी उस जेट ब्रिज को पार करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे नीचे लावा से एक डेमोनिक फिश ने बाहर निकलते हुए उसे वहाँ पे खा लिया था, जो देखकर सभी डिसेबल्स वहाँ पे थोड़ा डर गए थे। लेकिन टियान सेट के लोग वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे इस तरह से खड़े नहीं रह सकते, हमें आगे तो बढ़ना ही होगा। और ये कहकर जैसे ही वो लोग वहाँ पे इस ब्रिज को पार करने की कोशिश करते हैं तो उस डेमोनिक ड्रैगन फिश ने वहाँ पे उन लोगों के ऊपर भी अटैक कर दिया था। जैसे टियान सेट के सभी लोग वहाँ पे अपने अपने वेपन्स का यूज करते हुए रोकने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन देखते ही देखते उस डेमोनिक ड्रैगन फिश ने वहाँ पे बहुत ही इजीली उन सभी के हमलों को डिस्ट्रॉय कर दिया था।